हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 सोशोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। इससे पहले मैंने आपको जो बुक 1 है उसको कंप्लीट करा दिया है एनिमेशन तरीके से। इसके अलावा मैंने चैप्टर 1 जो यानी कि जो इस बार के सिलेबस का है वो कंप्लीट करा दिया है। जो इससे पहले का है वो चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 पाश्चात्य समाजशास्त्र, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 आपका डिलीटेड है, इस बार वो नहीं आ रहा है। तो इस जिस चैप्टर में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो समाजशास्त्र का जो अभ्युदय का संदर्भ है उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, ज्ञानोदय की बात करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे और औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर 3 विद्वानों की बात करेंगे, 3 विचारक की बात करेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है, एमिल दुर्खाइम का क्या रहा है और मैक्स वेबर का क्या रहा है। तो जो हमारा सबसे पहला ही टॉपिक आता है कि समाजशास्त्र के अभ्युदय में 3 क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान कौन सा रहा है। तो जो 3 क्रांतियां रही, जैसे सबसे पहली आती है ज्ञानोदय, जिसको हम वैज्ञानिक क्रांति भी बोलते हैं। दूसरी हमारे पास में फ्रांसीसी क्रांति और तीसरी औद्योगिक क्रांति। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञानोदय को समझते हैं। तो ज्ञानोदय यानी कि जिसको कह सकते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान जमा उदय। तो यानी कि जिस समय ज्ञान का उदय होना शुरू हो गया उसी को हमने क्या कह दिया, ज्ञानोदय बोला। यानी कि जिस टाइम पर एक नया दर्शन दिया गया, यानी कि एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु मान लिया गया इसके अंदर, और दूसरी तरफ हमने क्या करा, विवेक को, मनुष्य की जो विशिष्टता होती है, जो मनुष्य का एक विशेषता होती है, उसका दर्जा दिया गया। तो यानी कि जिसके अंदर हमने ज्ञान को प्रमुखता दी उसी को हमने ज्ञानोदय बोला। जिसके अंदर जितने भी आज हमें कह सकते हो कि जितने भी आज हमें नए नए विचार देखने को मिलते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता है, वैज्ञानिक सोच है, मानवतावादी सोच है, ये सभी कहीं ना कहीं ज्ञानोदय का ही फलस्वरूप हो पाया है। इसके अंदर जो मानव को ज्ञान का पात्र की उपाधि दी गई थी और उन्हीं व्यक्तियों को हमने पूर्ण रूप से मनुष्य माना जो विवेकपूर्ण ढंग से अपने विचार के ढंग से सोच सकते हैं, अपने मस्तिष्क का यूज कर सकते हैं। उन्हीं को हमने क्या बोला था कि ये मनुष्य हैं और इन्हीं को हमने ज्ञान के पात्र की उपाधि दी गई। और जो इस काबिल नहीं थे उन्हें हमने आदि मानव या फिर बर्बर कहा। फिर आता है हमारा फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति जिसकी घटना जो हुई थी 14 जुलाई 1789 को ये देखने को मिली। आखिर फ्रांसीसी क्रांति के पीछे होने का लक्ष्य क्या था, तो जो वहां पर राजशाही शासन चल रहा था उसको हटाकर वहां पर लोकतंत्र, नए नए जो विचार, उनका कहीं ना कहीं हमने अभ्युदय देखने को मिला। फ्रांसीसी क्रांति के अंदर 3 चीजों का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। इन तीनों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया और यही फ्रांसीसी क्रांति का एक नारा भी बन गए थे। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो घोषणा पत्र था उसके अंदर सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया गया, सभी के पास में लोकतंत्र की बात की गई, जितने भी विशेष अधिकार थे उन सभी को हटाने की मांग की गई। फिर आता है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो कहीं ना कहीं हमारी जितने भी आज हमें उद्योग देखने को मिलते हैं वो उसी के उपलक्ष्य में देखने को मिली थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 18वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन से शुरुआत हुई और जिसके 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं कि आखिर औद्योगिक क्रांति हुई क्यों। तो सबसे पहला था कि उस टाइम पर विज्ञान और तकनीक दोनों ही एक साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे थे और उत्पादन को बहुत ही ज्यादा तरीके से किया जा रहा था। दूसरा था औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, श्रम यानी कि मजदूर और बाजार दोनों ही उपलब्ध हो गए और इसको एक नए ढंग से और बड़े पैमाने पर संगठित किया गया, जिससे जो अब तक पहले नहीं हो पाया था कि एक बाजार बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ पर देखने को मिला।
तो औद्योगिकरण के कारण या औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, समाज के अंदर हमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन कैसे देखने को मिला कि जहां पर भी उद्योग स्थापित हुए वहां पर क्या हुआ, लोगों का आवागमन बढ़ गया। जो गांव में लोग रहते थे अब उन्होंने अपने कृषि के अलावा अन्य कार्यों में रुचि दिखानी स्टार्ट की, और अब वो अपने गांव से छोड़ छोड़कर यहाँ पर उद्योग जहां पर स्थापित थे वहां पर पलायन करना शुरू कर दिया। अब जो भी इनके अपने कृषि वाले कार्य थे वो वाला छोड़कर इन्होंने अब गैर कृषि श्रम में भागीदारी सुनिश्चित की। अब जब ये आए तो इसके फलस्वरूप इनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। समस्या क्या मिली, सबसे पहली मिली हमें वेतन की, क्योंकि जितना काम कर रहे थे उसके अनुसार इनको वेतन नहीं मिल रहा था, जिससे जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। जहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए गए वहां पर आवास की प्रॉब्लम देखने को मिली। इसके अलावा वहां पर चिकित्सा की प्रॉब्लम, स्त्रियों की सुरक्षा की प्रॉब्लम, ये सभी कहीं ना कहीं देखने को मिली। और लेकिन जिस टाइम पर उद्योग लगे तो उस टाइम पर पुरुष, स्त्रियां और बच्चे तीनों ही काम पर लगने लगे। तीनों की ही डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे बच्चों को खतरनाक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। हजार्डस फैक्ट्री के अंदर काम करने को देखने को मिले। तो जो आधुनिक जितने भी शहर बने, फिर उसके बाद में ही क्या हुआ, इन्हीं औद्योगिक संघ बने तो इनके अधिकारों की बात करी गई, जिसके अंदर मजदूर संघ बने। तो मजदूरों की जितने भी राइट्स हैं आज जितने में देखने को मिल रहे हैं, ये शुरुआत में नहीं थे, ये धीरे धीरे मजदूरों को अधिकार मिलने लगे, जिसके अंदर मजदूर संघ की स्थापना ये सब हुई। फिर हमारे थिंकर्स आते हैं, विचारक आते हैं, और इन विचारकों का समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विचारक, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने बोला कि जो समाज है वो बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील समाज है, और कहीं ना कहीं इन्होंने पूंजीवाद को समाजवाद का दुश्मन माना। इनके अनुसार पूंजीवाद के ही कारण समाज के अंतर्गत दो वर्ग देखने को मिलते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। कि पूंजीवाद आया तो असमानता लेकर आया, इनका मानना यह था। तो इसलिए पूंजीवाद की और जो भी निजी संपत्ति है उनका विरोध करते हैं। इन्होंने जो बताए हैं समाज के अंदर चरणों में जो विभिन्न चरण है उसकी उन्नति कैसे हुई है, तो इन्होंने बताए हैं 5 चरण। नंबर 1 आदिम सामंतवाद, नंबर 2 दासता, नंबर 3 सामंतवाद व्यवस्था, नंबर 4 पूंजीवाद, और नंबर 5 समाजवाद। और इसी में इन्होंने बताया कि जितना भी है, जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, तो वो पूंजीवादी समाज बढ़ते बढ़ते क्या कर देगा, समाजवाद का स्थान लेता चला जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को पूंजीपति की श्रेणी में लाना चाहता है, और इसी वजह से समाजवाद पीछे छूटता जा रहा है। और ये एक और सिद्धांत देते हैं जिसको बोलते हैं अलगाव। अलगाव का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर लेना, समाज से कटा हुआ महसूस करना। या फिर कह सकते हैं कार्ल मार्क्स की उसमें कि जो पूंजीवादी व्यवस्था आई तो उन्होंने क्या हुआ कि एक समाज के अंदर अलगाव की स्थिति पैदा कर दी। यानी कि 2 क्लास की बात करी, एक जिनके पास में संपत्ति है और एक जिनके पास में संपत्ति नहीं है। समाज 2 वर्गों में विभाजित देखने को मिला। लेकिन कार्ल मार्क्स का यह भी मानना जरूर रहा है कि जो पूंजीवाद है उसने प्रगति के मार्ग भी प्रशस्त किए हैं। प्रगति भी कहीं ना कहीं हमें पूंजीवाद के जरिए ही देखने को मिली है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स की धारणा क्या रही है? तो अर्थव्यवस्था के बारे में जो कार्ल मार्क्स का कहना है वो ये कह रहा है कि जितने भी उत्पादन है उन सभी तरीकों पर हमें क्या करना चाहिए, समाजवादी जो विचारधारा है उसको लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्पादन की शक्तियां जो होती हैं
उनमें क्या क्या होता है? भूमि है, मजदूर है, तकनीक है, ऊर्जा है। ये चार हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं चारों के बलबूते पर पूंजीवाद टिका हुआ है। पूंजीवाद है तो समाजवाद की तरफ भी अग्रसर होना चाहिए। तो इसी में क्या होता है कि वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष यानी कि एक वो जिनके पास में सारे साधन उपलब्ध है और एक वो जिनके पास में कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, समाज के अंदर हमें वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। तो दो वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग और एक जिनके पास में कोई भी चीजें नहीं है, वो देखने को मिल रहा है। इसी में ये क्या करते हैं, वर्ग चेतना के विकसित होने की भी बात करते हैं। फिर आता है हमारा एमिल दुर्खाइम। एमिल दुर्खाइम की जो दृष्टि है उसके अंदर अगर समाजशास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने बताया है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों से तुलनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा भिन्न रहा है। तो कह रहा है कि जितने भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह इसे भी आनुभाविक विषय होना चाहिए था, परंतु ये हुआ नहीं। तो दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय रूप में व्यक्ति से ऊपर था। सामाजिक तथ्य वस्तु की तरह होते हैं, वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं, परंतु उनके आचरण को कभी भी बाधित कर सकते हैं। इसके अंदर कानून, शिक्षा, धर्म वैसी सामूहिक जो संस्थाएं होती हैं, तथ्य होती हैं, वही कहीं ना कहीं गठन भी करती है इन सबका। जो दुर्खाइम थे उन्होंने समाज का जो वर्गीकरण किया है वो दो पार्ट में किया। उन्होंने बताया एक यांत्रिक एकता देखने को मिलती है, एक सावयवी एकता देखने को मिलती है। तो यांत्रिक एकता ये आदिम समाज में पाई जाती है, सावयवी एकता ये आज का जो आधुनिक समाज है उसमें देखने को मिलती है। यांत्रिक एकता कम जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है। इसका आधार व्यक्तिगत एकरूपता होता है, यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित होती है। यांत्रिक एकता व्यक्ति तथा समाज के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है। यांत्रिक एकता समानताओं पर आधारित होती है कि सभी लोग यहाँ पर समान होते हैं, कोई ऊंच नीच ये सब नहीं देखने को मिलती है। यांत्रिक एकता को दमनकारी कानूनों के अंतर्गत देखा जा सकता है और यांत्रिक एकता की शक्ति जो होती है वो सामूहिक चेतना की शक्ति होती है, क्योंकि सभी लोग समूह में काम करते हैं। और उसी के विपरीत जो सावयवी एकता होती है जो आज के समय में पाई जाती है वो स्वावलंबी नहीं होती है। वो क्या होता है कि दूसरों या फिर समूह पर आश्रित होती है, अपने लिए नहीं होती। सावयवी एकता के अंतर्गत जो समाज होता है वो एक साथ व्यक्ति का प्रत्यक्ष संबंध उसके साथ में स्थापित नहीं हो पाता। सावयवी एकता का आधार जो होता है वो श्रम विभाजन होता है, यानी कि जितना भी होता है वो लेबर डिवीजन के ऊपर कार्य करती है। सावयवी एकता की जो शक्ति होती है वो कार्यात्मक होती है, ना कि सामूहिक चेतना की होती है। इसी में दुर्खाइम दो चीजों की और बात करते हैं, एक दमनकारी कानून और क्षतिपूरक कानून में अंतर बताते हैं। दमनकारी जो समाज है उसके अंदर कानून द्वारा जितने भी गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती थी और इस प्रकार के जितने भी समाज से या समाज को विखंडित करने वाले कार्य होते थे उनमें दंड का प्रावधान होता था। जो आदिम समाज था वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त होता था और आदिम समाज में व्यक्ति और समाज मूल्यों और आचरण की मान्यताओं को संजोए रखने के लिए आपस में एक साथ जुड़े रहते थे। और वहीं आता है क्षतिपूर्ति कानून। तो क्षतिपूर्ति कानून जिसमें कह सकते हैं जो आज के समाज के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो समाज के जितने भी अपराधी वर्ग हैं उनके अंदर सुधार लाना और उसको किस प्रकार से ठीक कर सके, उसका मेन उद्देश्य ये है। जो आधुनिक समाज के अंदर है व्यक्ति उसको स्वायत्तता की छूट है, उसके पास में स्वतंत्रता ज्यादा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उपलब्ध है।
और आधुनिक समाज में जो भी उद्देश्य होते हैं समान उद्देश्य देखने को मिलते हैं, और तभी आकर वो एक संगठन का निर्माण करते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बात करी थी विशेष और जटिल प्रकार की, जितने भी वस्तुनिष्ठता उसकी शुरुआत करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने ही समानुभूति समझ की बात करी, यानी कि इन्होंने बोला कि बिना स्वयं की निजी मान्यताओं के अनुसार हम समाज के अंतर्गत इस तरीके से काम कर रहे हैं जिससे हमारी ईमानदारी झलके, और हमें जितने भी कार्य करने चाहिए अपने ईमानदारी पूर्वक करने चाहिए। तो यही क्या होते हैं, सत्ता के प्रकार बताते हैं। तो सत्ता के जो उन्होंने प्रकार बताए वो 3 प्रकार बताए। पहला, पारंपरिक सत्ता का उद्भव तथा प्रचलन से हुआ। दूसरा, करिश्माई सत्ता का उद्भव दैविक स्रोतों से हुआ। 3, तर्क संगत वैधानिक सत्ता का उद्भव कानून के आधार पर हुआ। तो इन्होंने 3 प्रकार से सत्ता का बताया कि सत्ता किस प्रकार चलती है। एक प्रारंभिक या फिर पारंपरिक सत्ता के अनुसार चलती है। दूसरा, करिश्माई सत्ता चलती है। तीसरा, तर्क संगत सत्ता देखने को मिलती है। और इसी में हमारा टॉपिक आता है नौकरशाही। तो नौकरशाही जिसको कह सकते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही संगठन का वह साधन होता है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था, जिसके अंतर्गत हम 5 विशेषताओं को देखने वाले हैं। नंबर 1, अधिकारियों के प्रकार्य। नंबर 2, पदों का सोपानिक क्रम। नंबर 3, लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। नंबर 4, कार्यालय का प्रबंधन। नंबर 5, कार्यालयी आचरण। तो जो सबसे पहला अधिकारियों का प्रकार्य, उसके अंदर क्या होता है, जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं उनका कार्य विभाजन प्रशासनिक नियमों के अनुसार होता है, और जो इनका रिक्रूटमेंट होती है वो भी एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी जॉब दे दी जाएगी, नहीं, एक पूरा का पूरा एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके अनुसार ही दी जाती है। और इसके अलावा सेकंड आता है हमारा पदों का सोपानिक क्रम, यानी कि सबके सोपान बने हुए हैं, कोई भी प्रॉपर जिसके पास में सारी पावर्स नहीं है। हर एक संस्थान, हर एक पोस्ट के ऊपर एक दूसरी पोस्ट होती है। ये हायरार्किकल सिस्टम, सोपान बने हुए हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास में सारी पावर दे रखी हो। सभी को अपने से ऊपर के अधिकारियों को जवाब देना पड़ जाता है। तो जिसके अंदर कहता है उच्च अधिकारियों के अधीन निम्न पदाधिकारियों को काम करने की एक संस्थात्मक व्यवस्था होती है। उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों को आदेश देते हैं और निम्न अधिकारी उसका पालन करना होता है। फिर आता है तीसरा, लिखित दस्तावेज। तो जितने भी कार्यालय के सारे कार्यों को लिखित रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि विश्वसनीयता बनी रहे, फाइलों को संभाल कर रखा जाता है। नंबर 4, कार्यालय का प्रबंधन। तो कार्यालय का जो प्रबंध होता है वो साधारण नियम के अनुसार ही होता है। दफ्तर का कार्य अब एक ऐसा पेशा बन गया है जो प्रबंधन अधिकारी कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करते हैं, यानी कि एक प्रबंधन अधिकारी, मैनेजर जिसको कह सकते हैं, और वो सब कुछ एक पूरा का पूरा सिस्टम है उसको चलाने का कार्य करते हैं। और लास्ट आता है कार्यालय का आचरण। आचरण यानी कि जिसको कह सकते हो कि हर कार्यालय के अपने कोई ना कोई नियम होते हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार उनको कार्य करने होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई भी सजेशन देना चाहते हो वो दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।